हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 7 अगस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर राजस्थान का एक मैप दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसमें से कुछ लोकेशन एक बार नजर डाल लें। इंपॉर्टेंट इज, ये है जयपुर, दिस इज जोधपुर, चित्तौड़गढ़, दिस इज कोटा, दिस इज बूंदी, जो हम बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज बीकानेर एंड दिस इज जैसलमेर। बस एक थोड़ा सा लोकेशन दिमाग में रखिए। एंड लास्टली दिस इज उदयपुर। ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड। ये सब आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब ये सब डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ की। ओके, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ओके, बस इतनी सी बात है, उसमें कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये बहुत खराब न्यूज़ आई है भीलवाड़ा राजस्थान से। ओके, जहाँ पर एक 14 साल की बच्ची को रेप करके उसके बाद भट्टी में जला दिया गया। राइट, सो this is serious issue now. These crimes against women are a major talking point. Countdown to assembly poll, राजस्थान में जो इलेक्शंस आने वाले हैं। नेक्स्ट, ये हॉल बन के तैयार है जहाँ पर G20 समिट होना है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये देखिए, अब हम लोग कई बार ऐसी न्यूज़ आती है कि ये पंजाब में क्या हो रहा है कि बहुत ही वहाँ पर बहुत ही लोगों में एक वो पैशन है कि हमें कनाडा जाना है, यूके जाना है, तो उसके लिए वो लोग एडवर्टाइज भी इस तरह के देते हैं कि लड़की चाहिए जिसने IELTS क्लियर किया हो। ओके, तो इसके बदले में होता है क्या है कि लड़का अगर उतना एजुकेटेड नहीं है तो इस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एंड ही विल पे फॉर ऑल दी एक्सपेंसेस टू सेटल डाउन कनाडा। और फिर इस लड़की के थ्रू जो वीजा मिलेगा उसके थ्रू लड़का जा पाएगा। नॉट जस्ट रीड दिस, need IELTS clear girl for Canada. Girl should be graduate. All expenses from boys side. Only contract marriage. Right? तो अल्टीमेटली यहाँ पे बात आ जाती है विमेन सेफ्टी की। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके चले जाओगे एंड देन फिर जब इश्यूज होते हैं, तो ऐसे बहुत से केस आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। और कई बार तो लड़कियां वहां जाती हैं और फिर अपने सब फोन वगैरह बंद, एवरीथिंग चेंज, लड़के का पैसा गया, खत्म। ओके, तो ये जो मिसयूज हो रहा है ना, इसको रोकना जरूरी है। आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैंने से आपको बताया कि रियलिटी में चल क्या क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे काम की न्यूज़ है। ट्रांसजेंडर्स को लेके जो एक परसेप्शन होता है सोसाइटी में, तो उसी को ब्रेक करने के लिए स्कूल किड्स ने बहुत अच्छा मूवमेंट चलाया है। इस तरह के कैंपेन आप लिखेंगे, जब आप ट्रांसजेंडर्स वगैरह पे आंसर्स लिखेंगे ना, तो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन, इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना जरूरी है। तो उसी में आपको ये करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल कोट करना होगा। ब्रेकिंग बैरियर कैंपेन, ओके, जो स्कूल किड्स ने चलाया है टू promote inclusivity and dispel myth and misconceptions associated with LGBTQIA community. That stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Okay. It started in 2014, one of its kind student-led campaign as part of which they, encouraged by the faculty, sensitize other students to ensure a safe space for the queer community. Alright, so it's good example to quote in your answer. फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक समिट चल रहा है यूक्रेन वॉर को लेकर ही, इसका पीसफुल रेजोल्यूशन करा जा सके। ठीक है, और ये कौन करवा रहा है? सऊदी प्रिंस। राइट, तो वहां पर हमारी इंडिया की तरफ से गए थे अजीत डोवाल, और फिर वही वहां पे वही सब बातें बोली है जो हम हमेशा से कहते आए। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स मस्ट बी अपहेल्ड विदाउट एक्सेप्शन। ओके, तो ये हम अपने उससे रिलेट करके भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा भी, हम मानते हैं कि पूरा जो POK आज ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, वो हमारी टेरिटरी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चाइना का CPEC प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये POK से पास होता है। राइट, तो वहां पर भी हम अपने स्टेटमेंट पे स्टैंड करते हैं दैट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ऑलराइट, देन रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, बट यूक्रेन प्रेजेंट था मीटिंग में। अब इंडिया बात करता है ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की। ठीक है,
So Global South was bearing the brunt of situation. New Delhi is providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic assistance to its neighbors in the Global South. अब आपको याद होगा एक एग्जांपल इजिप्ट का, राइट? जब यूक्रेन से ग्रेन नहीं आ पा रहे थे तो इजिप्ट ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, इंडिया ने ग्रेन सप्लाई किया था इजिप्ट को, राइट? तो इस वॉर में हम क्लियर स्टैंड भले ही ना ले रहे हो, लेकिन हम लोग एक कॉमन स्टैंड रखा है हमने कि आप जो भी रिजॉल्व करना है डिप्लोमेसी के थ्रू कीजिए। और इससे डिस्ट्रप्शन जो भी हुए, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में ग्रेन्स नहीं पहुंच पा रही हैं। अभी पिछली कुछ न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन कंट्रीज ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा था दैट प्लीज एंश्योर कि दिस ग्रेन सप्लाई इज नॉट डिस्टर्ब, लेकिन वो डिस्टर्ब हो रहा है। और अब तो यूक्रेन ने जिस तरह से ऑफेंसिव शुरू किया है रशिया के अगेंस्ट ब्लैक सी में, और ब्लैक सी ट्रीटी से भी बाहर हो गया रशिया, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट हो गई है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल साउथ। और उसी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हम लोग चाहते हैं, ऑलराइट? नेक्स्ट, यहाँ पे असम के सीएम ने कहा है कि हम एक लॉ लेकर आएंगे पॉलीगैमी को रोकने के लिए। पॉलीगैमी मीन्स मल्टीपल मैरिजेस, ओके, एक हस्बैंड एंड 2-3 वाइफ। तो एक एक्सपर्ट कमेटी ने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट। उसमें कहा था कि यस, स्टेट हैज द कॉम्पिटेंस टू फ्रेम लॉ टू एंड पॉलीगैमी, ओके, स्टेट कैन फ्रेम इट्स लॉ टू एंड पॉलीगैमी, बट इसके लिए जो बिल होगा जब वो पास होगा तो उस पे एसेंट देंगे प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट? देन देयर इज नो मेंशन ऑफ एज इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम की जो पर्सनल लॉ है उसमें ऐसी कोई एज नहीं लिखी कि इसी बात शादी कर सकते हो। वहां पे माना जाता है बस प्यूबर्टी हो गई लड़की की, दैट्स इट, ओके। तो ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाता है हमारे पॉस्को एक्ट से, क्योंकि पॉस्को एक्ट क्या कहता है कि 18 साल तक आप नाबालिग हो, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ मानता है प्यूबर्टी हो गई, चाहे वो 13 साल में हो जाए, 14-15 साल में हो जाए, ओके, तो वो शादी के लिए एलिजिबल है। तो ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाता है पॉस्को एक्ट के साथ। तो इसी को सही करने के लिए फिर अब जो एज लिमिट कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि हम 21 साल करेंगे सबके लिए, लड़कियों के लिए भी, ओके। तो इसी को कहते हैं पीस मिल रिफॉर्म। जैसे सभी यूसीसी लाने की बजाय एटलीस्ट अभी आप ये इस तरह के रिफॉर्म कीजिए कि एक सिमिलैरिटी आ जाए सभी में, चाहे वो हिंदू लॉज हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, एक सिमिलैरिटी आ जाए। लाइक सभी में शादी की एज 21 साल हो, सभी में पॉलीगैमी अबॉलिश हो, सिर्फ मोनोगैमी एक शादी हो सके, क्योंकि इस तरह की। फिर जब एक बार यूनिफॉर्मिटी आ जाए उसके बाद आप सोच सकते हो कि चलिए अब एक कॉमन कोड लाया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शारिया एक्ट कब आया था? 1937 में, और आर्टिकल 25 क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीडम टू रिलीजन। 10, पार्लियामेंट्री पैनल ने रेकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आप ट्रांसजेंडर पीपल को कुछ रिजर्वेशन दीजिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में, ठीक है। और सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्स आती है वो मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ, राइट? सीआरपीएफ आ जाता है, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, है ना? तो इसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्वेशन देने की बात कही है पार्लियामेंट्री कमेटी ने। उसके अलावा विमेंस के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है सीएपीएफ में। तो वहां पर एक मेजर कंस्ट्रेंट क्या आ रहा है? द मेजर कंस्ट्रेंट दैट प्रिवेंट वीमेन फ्रॉम जॉइनिंग फोर्सेज इज द डिफिकल्ट टेरेन एंड कंडीशंस दैट दे माइट हैव टू वर्क। अब आप नक्सलाइट एरिया को इमेजिन कीजिए, जंगलों में, वहां वर्क कर पाना, ऑपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है वीमेन के लिए, ऑलराइट? तो यहाँ पे कमेटी ने कहा है कि आप एक्सप्लोर कीजिए कुछ सॉफ्ट पोस्टिंग दे सकें लड़कियों को, जैसे कंट्रोल रूम में आप जगह दे सकते हैं, okay? जो कमांड देते हैं कंट्रोल रूम से, alright, unless required in extreme circumstances like war, armed rebellion, etc., and that too when there is absolute shortage of men, okay, and some sort of reservation may also be given to transgenders, clear? अब देखिए, अगर आप सीएपीएफ की बात करें ना, तो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 53,000 लोगों ने रिजाइन किया है, दैट इज ह्यूज नंबर, ठीक है। इतने तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही होंगी शायद साल भर में। मैं सीएपीएफ बोल रहा हूँ, मतलब सभी सेंट्रल आर्म फोर्सेज। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की वर्क कंडीशन कितनी टफ है। उसके बाद मैंने आपको पिछला एक आर्टिकल कुछ दिन पहले आया था, उसमें बताया भी था कि यहाँ पे सुसाइड केस और मेंटल डिस्टर्बेंस, या आप कह लीजिए साइकेट्रिक, तो उसके केसेस भी काफी बढ़ते गए हैं जवानों में। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक तो टफ वर्किंग कंडीशन है, ओके, दूसरा एक फैमिली की फिक्र होती है, ओके, और तीसरा अगर आपने कुछ साल पहले न्यूज देखी तो ऑलमोस्ट 80 कुछ जवान नक्सलाइट अटैक में मारे गए थे, एक ही अटैक में, ओके, वन टाइम अटैक में ही ये हुआ था। तो वो हुआ था हमारे इसकी वजह से, इंफॉर्मेशन लैब्स की वजह से, ठीक है, हम सही वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन ना दे पाए थे। तो इसलिए काफी रेजिग्नेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सर्विस में, राइट?
देन अब अमृत 2 मिशन के बारे में जानते होंगे। अमृत 1 पैनल आए थे, अमृत 2 आया हुआ है। कौन इम्प्लीमेंट करता है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ऑलराइट। तो इसने क्या किया है कि इसने कुछ 76 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया है जो कुछ अलग अलग वाटर कंजर्वेशन पे काम करेंगे, जैसे यूजिंग सैटेलाइट डेटा एंड हीट सेंसिंग फॉर डिटेक्टिंग अंडरग्राउंड लीकेजेस। कई बार जैसे कोई छोटा सा तालाब है, उसमें से लीक हो जाता है अंदर से, तो वो पानी इधर अंडरग्राउंड और ज्यादा चला जाता है, ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उन लीकेजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। टू डिप्लॉय रोबोट्स टू रिवाइव डिफंक्ट बोरवेल। अब अगर किसी बोरवेल में पानी नहीं है तो उसमें आप अंदर रोबोट को भेज के देख सकते हैं कि क्या इश्यू है, क्या वो एक्वीफर पूरा सूख गया है। ओके, तो इसी तरह 76 स्टार्टअप इन्होंने सेलेक्ट किए जो वहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी उनके साथ काम करेंगे, और इनको ग्रांट दिया जाएगा 20 लाख रुपीज का। ठीक है, एंड विल बी असाइन टू वर्क विद सिटीज इधर विद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और वाटर बोर्ड। ये सिर्फ स्टार्टअप पे एंगेज करने वाली एक न्यूज़ है, कहीं कोट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अब ये जो है इन्होंने एक किताब लिखी है क्लाइमेट से रिलेटेड, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, चलिए देखते हैं। World Meteorological Organization (WMO) noted that first week of July was the hottest week on record, and between 24 to 2027 अगले 3 साल में there will be 1 year when average global temperature will exceed the limit of 1.5 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level। और ये लिमिट हमने कहाँ पे सेट की थी? 2015 के पेरिस क्लाइमेट में, पेरिस समिट में, COP21 में। ओके, और अभी आपको पता होगा कि फॉरेस्ट फायर लगी हुई है स्पेन में, इटली में। ठीक है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज के सिम्टम्स हैं। नाउ वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर टू द टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट यानी जहां से फिर चीजों को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होगा, उसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। नाउ अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा अटलांटिक ओशन में एक गल्फ स्ट्रीम चलती है जो क्या करती है, इक्वेटोरियल से गर्म वाटर को ऊपर की तरफ पहुंचाती है, से ब्रिटेन कोस्ट की तरफ। ओके, और वहां का जो टेम्परेचर जो कोल्ड होता है उसको थोड़ा मॉडरेट करती है। ऑलराइट, और इस स्कीम का बहुत बड़ा रोल होता है इन मिक्सिंग ऑफ द वाटर, इक्वेटोरियल वाटर से लेके तो ऊपर के ट्रॉपिकल वाटर्स एंड कोल्ड वाटर, मतलब ओशियन वाटर्स की मिक्सिंग करती है ये बहुत अच्छे से। और आपको पता होगा कि जब ये कोल्ड वेव और वार्म वेव, सॉरी, ओके, दिस कोल्ड एंड वार्म करंट, ये लोग जब टकराती हैं, जब जहां पे ये दोनों मिलती है वहां पे बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। ओके, तो काफी शिपिंग इंडस्ट्री को फायदा होता है, फिशिंग इंडस्ट्रीज को, सॉरी, फिशिंग इंडस्ट्रीज को फायदा होता है काफी। ओके, तो अगर ये जैसा कि ये इन लोगों ने कहा है कि यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम विल कोलैप्स sometime between 2025 to 2095 and most likely in 2050s. So, were this to happen, the northern hemisphere would suffer pronounced cooling, क्योंकि अब गल्फ स्ट्रीम नहीं आ रही है ब्रिटेन की तरफ, तो वहां पे बहुत एक्सट्रीम कूलिंग फेस करेंगे। और क्योंकि वाटर मिक्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो सदर्न है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, या आप कह लीजिए कि जो इक्वेटोरियल के पास वाला रीजन है, वहां पर बहुत इंटेंस हीट फेस करेंगे ये लोग, और इस वजह से काफी कैटेस्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब आप इसको क्लाइमेट से लेकर इकोनॉमी तक हर जगह रिलेट कर सकते हो ना। जैसे अगर पूरी फिशिंग इंडस्ट्री ही डिस्टर्ब हो जाएगी इस रीजन की, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, ओके, तो पूरा पूरा लोगों की लाइवलीहुड पे, वर्ल्ड के ट्रेड पे, सब पे असर पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इन द एनर्जी बास्केट एंड स्केल अप येट टू बी प्रूवन टेक्नोलॉजीज लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन कैप्चर। मैंने आपको कार्बन कैप्चर पढ़ा दिया है। ओके, देखिए ये सब पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो आपको रटने हो, आप खुद सोचिए इनके बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ये सब आपके खुद के दिमाग में आएगा कि ये गल्फ स्ट्रीम अगर वीक पड़ रही, और जब आप इस तरह के पॉइंट्स लिखते हो ना कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस गल्फ स्ट्रीम विल गेट वीकन, तो ये इस तरह के पॉइंट जब आप अपने आंसर में लिखते हो वो बहुत इंपैक्टफुल बनाते हैं आपके आंसर को, क्योंकि आपने कहीं से रटा रटाया नहीं लिखा है। ये एक एक्सपर्ट आदमी है जिसने बुक लिखी है और वो ये पॉइंट आपको बता रहा है, एंड दिस इज रियली वंडरफुल। नाउ जस्ट इमेजिन द गल्फ स्ट्रीम वाटर को मिक्स कर रही है इक्वेटर के एंड हायर लैटिट्यूड से, ठंडे गर्म पानी को, तो दोनों कोल्ड एंड वार्म करंट जब मिलती है तो अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। राइट, अगर ये बंद हो जाएगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, वही लिखना है, कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। राइट, अब इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें सोलर विंड एनर्जी को ज्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा अब ये ग्लोबल टेम्परेचर की वार्मिंग को रोकना है, तो क्या हमने बात की थी? कार्बन कैप्चरिंग की एंड स्टोरेज की। ठीक है, कार्बन को कैप्चर करेंगे और नीचे डीप रॉक कैवर्न्स में स्टोर कर देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पे ऑलरेडी वर्क चल रहा है, इंडिया भी एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाया है। ओके,
नो, अब इसका ये अदर साइड दिखा रहे हैं कि देखिए अगर आप ज्यादा फोकस करते हैं सोलर और विंड पावर पर, तो इससे आपका नेचर डिस्ट्रक्शन भी बढ़ता है। कैसे? सोलर फैसिलिटीज आप फॉरेस्टेड लैंड पे बनाने लगे हो, ठीक है, माइनिंग करने लगे हो एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1 मिलियन बर्ड डाई कॉज्ड बाय विंड टर्बाइंस। ओके, ये होता है, ये सब जगह होता है, ये विंड के टर्बाइंस जो होते हैं इनसे काफी सारे एनिमल मर जाते हैं टकरा के। राइट। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये आप अपने कंक्लूजन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, काफी वंडरफुली इन्होंने इसको डिफाइन किया है। देयर इज नो वन पॉलिटिकल, सोशल और इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट टू टैकल द चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। The challenge can only be met if the global community sink their differences and act in political, economic, and financial concert. But unfortunately, it is not likely to happen. और क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अभी तक टाइम चल रहा था ग्लोबलाइजेशन, लेसिस फेयर इकोनॉमी, लेसिस फेयर यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है मार्केट में, ओके, इकोनॉमी में सब मार्केट डिसाइड कर रहा है। रिलेटिव सोशल हार्मनी बिटवीन द पीपल, वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखा जाता था, बट अब क्या हो रहा है कि हम जियोपॉलिटिकली कंट्रीज डिवाइडेड हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट पर भी चाइना और यूएसए में कुछ तनातनी चल रही थी, ठीक है, जो अभी उन्होंने कुछ महीने पहले ही सॉर्ट आउट की है। उसके अलावा गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी, जैसे आप इंडिया की तरफ ही देख रहे हो, काफी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगा रहे हैं हम लोग, है ना, व्हीट का एक्सपोर्ट हमने बंद कर दिया, शुगर के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पारबॉइल्ड बासमती राइस पे हमने बैन लगा दिया। ओके, उसी तरीके से यूएस ने बैन लगा दिया कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा रखा था, और सॉरी चाइना ने बैन लगा रखा था ऑस्ट्रेलिया पे कि हम आपके साथ बारले में ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर हो रहे हैं, इसकी वजह से सभी कंट्रीज एक मत नहीं बन पा रही है किसी भी इशू पे। नाउ पीपल हैव टर्न्ड इनवर्ड एंड बिकम नैरो माइंडेड। द एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना मैनिफेस्ट दिस। उसके बाद मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था न्यूज़पेपर के साथ ही, यूरोपियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि बाहर दूसरी कंट्री से जहां पे एनवायरमेंट नॉर्म्स कम है, वीक है, कार्बन एमिशन नॉर्म्स वीक हैं, वहां से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा यूरोप, दैट इज सीपीएम। ओके, फिर ब्लॉकर्स ऑन टेक्नोलॉजी ट्रेड, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करती हैं डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग के साथ, राइजिंग टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, और सॉरी चाइना ने लगाया था ऑस्ट्रेलिया के बारले पर 80%। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, बट ये कंक्लूजन जरूर आप अपने नोट्स में ऐड करके रखिएगा, काफी अच्छा दिया है उन्होंने। चलिए अब मेडिसिन की बात हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को, बट मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ से जो मेडिसिन जा रही है उनकी क्वालिटी को लेकर बहुत इश्यूज हैं। राइट, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डायरेक्शन दी थी कि आप लोग सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अबाइड बाय द डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स। ओके, क्योंकि 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसने इंडिया की रेपुटेशन को खराब किया है। पहला, 60 चिल्ड्रंस गैम्बिया में मर गए थे हमारे यहाँ से बनाए हुए कफ सिरप के वजह से, ठीक है, और ये बनाया किसने था? मैदान फार्मास्यूटिकल्स हरियाणा बेस्ड। राइट, तो पहला इशू गाम्बिया का। सेकंड सेकंड हुआ था हमारा मैरियन बायोटेक नोएडा, इसने बनाई थी एक कफ सिरप कोल्ड रेमेडी के लिए, ठीक है, तो उसमें भी 19 बच्चों की डेथ हुई थी उज्बेकिस्तान में। उसके अलावा कैमरून में भी एक इंदौर बेस्ड फॉर्म की दवाई गई थी, वहां पर भी काफी डेथ हुई। इवन यूएसए में भी 3 डेथ हुई है इंडियन मेडिसिन की वजह से। ठीक है, तो पहले तो ये 3 कंट्रीज के नाम याद रखिए जो आप अपने आंसर में कोट करेंगे, गैम्बिया, उज्बेकिस्तान एंड कैमरून। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो लैक्स रेगुलेशन है, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, क्वालिटी खराब है हमारे यहाँ की मेडिसिन की, तो उसका नतीजा इन तीनों कंट्रीज में देखा गया है। तो इससे इंडिया की अल्टीमेटली रेपुटेशन खराब होती है। Then, WHO has regularly flagged concerns about quality of Indian generics and found toxic content in 7 Indian-made cough syrup. Indian authorities revealed serious shortcoming in 160 pharma units. अब जब ये सब इंसिडेंट्स हो भी गए, उसके बाद आपने क्या किया? आपने पूरा इन डेप्थ एनालाइज करके कि हमारा रेगुलेशन क्यों वीक है, जो टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज में मैन पावर अच्छी स्किल नहीं है हमारी, ठीक है, आधे तो जुगाड़ से आ जाते हैं, सॉरी टू से दिस, बट अभी जैसे एमपी में हमने देखा पटवारी घोटाला हुआ, वो 3rd रैंक का लड़की है, उसको एमपी की कैपिटल पूछी तो वो दिल्ली बोलती है। ऑलराइट, तो इस तरह से जब लोग जुगाड़ से आते हैं तो आप टेस्टिंग लेबोरेटरी में बैठ तो गए हो, बट आपको आता नहीं चीजें करना, स्किल नहीं है आपके पास वो। एनीवे वो अलग इशू है। तो इंडियन अथॉरिटीज रिवील्ड दैट देयर इज सीरियस शॉर्टकमिंग इन 160 फार्मा यूनिट्स। अब इसके बाद हम लोग क्या होता है कि जब इस तरह के केस आते हैं हम लोग सिर्फ पीसमेल अप्रोच करते हैं, कैसे भी और वो कर दें, मतलब कॉपी पे रबर पेस्टिंग कर दें बस चीज पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी रिसोर्ट टू पीसमेल सॉल्यूशंस लाइक कैंसलिंग द लाइसेंस ऑफ द वायलेटर, ओके, या और डिनाइंग कॉम्प्लिसिटी इन द गैम्बिया केस। हमने गैम्बिया केस में तो हमने डिनाई कर दिया था कि ये हमारी दवाइयों की वजह से नहीं है, जबकि 60 चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी। ऑलराइट,
देन हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा खुद कहता है दैट लेस देन 20% फार्मा यूनिट्स इन कंट्री हैव WHO सर्टिफिकेशन। सी जस्ट लेस देन 20%। क्योंकि होता है क्या कि जो बड़ी कंपनीज हैं ये लोग आउटसोर्स कर देती हैं अपनी दवाई बनाने का काम छोटी छोटी MSMEs को, और वो छोटी MSMEs क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज भी है वहां पर या तो वो पुअरली स्टाफ्ड हैं या अंडर रिसोर्स स्टेट में हालत में, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन इनटू मैदान फार्मा केस फॉर इंस्टेंस रिवील्ड दैट हरियाणा's ड्रग मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट was functioning with less than 40% of its sanctioned staff strength। ऑलराइट, तो अगर रेगुलेटरी बॉडी है भी लेकिन उसमें स्टाफ या तो स्किल नहीं है, ठीक है, या फिर स्किल या स्टाफ की स्ट्रेंथ ही बहुत कम है। अगर 100 लोगों की जरूरत है आपने सिर्फ 40 भर्तियां कर रखी हैं, तो उस वजह से भी फिर रेगुलेशन लैक्स हो जाता है। राइट, देन स्क्रूटिनी ऑफ ड्रग फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी रिजल्ट्स, एफिकेसी सफर्स एज ए रिजल्ट। हमारे यहाँ इंडिया में टोटल 29 स्टेट गवर्नमेंट रन एंड 2 सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। तो इतने बड़े देश में इतनी आबादी में 29 + 2 31 बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। फिर देयर एक्सपर्ट से एक डिमांड है, एक्सपर्ट से डिमांड की कि डिमांडेड डेटाबेस ऑन इंस्पेक्शन एंड वायलेशन दैट अलर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। Very little information in public domain about the procedures followed during the investigation. Okay, so it's time to eliminate opacity and make procedure robust. Alright, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी आपको मेनली ध्यान वो 3 कंट्रीज के नाम रखना है जो आपको लिखने होंगे कि इससे हमारी अल्टीमेटली रेपुटेशन पे फर्क पड़ा है। अगर कभी आप IR का भी क्वेश्चन कर रहे हो इंडिया के रिलेशंस या इंडिया की सॉफ्ट पावर या डिप्लोमेसी को लेके, तो वहां भी आप इस तरह की चीजें कोट करेंगे कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो इंडिया की इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ता है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आई एम जस्ट वेटिंग, ये जैसे ही फाइनल हो जाएगा हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस बिल अलाउड द गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब ए लोअर एज फॉर सर्टेन एंटिटीज विच कुड देन प्रोसेस चिल्ड्रंस डेटा विदाउट पेरेंटल कंसेंट। ये कुछ एक्सेप्शन दिए जाएंगे कंपनीज को, बात करेंगे जब इसका टाइम आएगा। यहाँ पर बात है इकोनॉमी की, तो आपको पता है कि अभी हम हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओके, और हम बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 और हमारी इकोनॉमी होगी अराउंड $5.2 ट्रिलियन, ठीक है, बाय दिस टाइम। बट अगेन सारी बात आ जाती है पर कैपिटा इनकम पे। पर कैपिटा इनकम G20 कंट्रीज में सबसे कम है हमारी, सबसे कम। और चाइना और USA से तो बहुत ज्यादा कम, सम $2,000 समथिंग। ओके, ये वही कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 5 ट्रिलियन पे ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट हुए थे तब हम थे 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज हम लोग हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2023 में। 4 साल और हम लोग बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। IMF का कहना है इंडिया विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 27। India is currently 5th largest with 3.7 trillion, US top with 26 trillion and China 19.4 trillion। उसके बाद जापान और जर्मनी है। अब बात यह है कि इंडिया को 6 डेकेड लगे थे 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में। और ये क्यों लगे थे? क्योंकि 91 तक तो हम प्रोटेक्शनिस्ट टाइप की पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड ऑल, ओके, लाइसेंस राज, कोटा राज, ये सब। तो अभी ये जो लैपटॉप को लेके जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो वही टाइम को वापस ले आएगा, लाइसेंस राज एंड प्रोटेक्शन राज को, तो उसको सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लगभग। ऑलराइट, तो हमें 6 डेकेड लगे थे 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में, हम 2007 में पहुंचे थे। उसके बाद सिर्फ 7 साल लगे 2 ट्रिलियन होने में 2014 में, ठीक है। उसके बाद हमने अनदर 1.2 ट्रिलियन ऐड किया बाय 21। अब अगर हम IMF का प्रोजेक्शन ऐड कर अचीव कर लेते हैं 5.2 ट्रिलियन बाय 27, तो इट विल बी लाइक एडिंग 2 ट्रिलियन इन जस्ट 6 ईयर। ये बहुत बड़ी बात है। बट अब बात आ जाती है रियल परचेसिंग पावर ऑफ इकोनॉमी की। क्योंकि आपको लोगों का वेलफेयर करना है, आपको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी पर कैपिटा इनकम पे ध्यान दें इन ट्रिपल पी टर्म। ट्रिपल पी टर्म्स का मतलब देखिए ये होता है कि एक तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, क्योंकि हर कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट अलग अलग होगा, ओके। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे $1 है, ओके, तो सपोज $1 में USA में 1 बर्गर आ रहा है, राइट, लेकिन उतने ही अमाउंट पे यानी कि $1 में इंडिया में आपको 3 बर्गर मिल रहा है, ओके। तो इसे कहते हैं हम ट्रिपल पी के टर्म्स में, राइट। अगर आप इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो the amount that we pay for buying one basket of goods in USA vis-a-vis India, right? Now, India's per capita income is the lowest in G20 countries in both dollar terms as well as triple P terms.
और चाइना में पर कैपिटा इनकम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1981 से 2016 तक। इन्हें पर कैपिटा इनकम इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन भी जाए, ये हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे इकोनॉमी को टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम बहुत लो आती है। ओके, और सपोज कि अब ये पॉपुलेशन ही अगर हमारी कम होती कि $5 ट्रिलियन डिवाइड करते तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आती। यू कैन इमेजिन जस्ट लाइक शेयरिंग ए स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। अगर 4 लोगों में बट रहा है तो एक ही स्लाइस आ जाएगा, 8 लोगों में बट रहा है तो हाफ हाफ आएगा। ठीक है, वही हाल है। तो पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ तो इंडिया के लिए अब रियल चैलेंज क्या है? टू रेज दी पर कैपिटा इनकम। अब इसकी ये पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि अभी भी आज हमारी आधी आबादी कहाँ डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर में, जिसकी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी बहुत कम है। यूएसए हमसे कितना बड़ा है, देखिए उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएसए में सिर्फ 3% आबादी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और हमारे यहाँ देखिए 45%। इसलिए यूएसए के फार्मर बहुत ज्यादा रिच हैं, हमारे नहीं है, छोटे छोटे हैं मोस्टली। So we need to raise the agri productivity and give farmer access to best agri markets. तो वो जो 3 बिल आए थे वो कुछ हद तक ठीक थे, बट एनीवे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। Now this would require doubling investment in agriculture research and development, irrigation प्रोवाइड करना होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाना होगा, चाहे वो रोड्स हो, ओके, मशीनरीज हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो, लाइक जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह आपको किराए पे मिल जाते हैं अगर आप खरीद नहीं सकते। लिबरलाइजिंग एग्री मार्केट्स, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट की मंडी में आके ही बेचना पड़े जरूरी नहीं, अगर कोई प्राइवेट वाला भी खरीदना चाहता है डायरेक्ट उसके फार्म से तो खरीदने दो। और बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स को लिबरलाइज करने की जरूरत है। नाउ इसके अलावा हमें जो सब्सिडीज है उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, स्पेशली फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज एंड पावर सब्सिडीज, जो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है। कई बार क्या है, स्पेशली पंजाब में फ्री पावर है वहां पे किसानों को, तो वो मोटर चालू कर दी रात भर एंड सो गए, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि रात भर फील्ड में पानी भरा रहता है और उससे आपकी खेतों में सैलिनिटी डेवलप होती है, और सैलिनिटी की वजह से आपकी जमीन और ज्यादा बंजर होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी और कम हो जाती है। ओके, नाउ वी नीड टू इन्वेस्ट हेवीली इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, मैसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि हमें अपने वर्कर्स को एग्रीकल्चर से निकाल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाना है। अर्बनाइजेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी भी 75% ऑफ न्यू इंडिया इज येट टू बी बिल्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में डेवलप करना है। नीति आयोग कहता है 2019-21 में 14% आबादी अभी हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट दैट आर्टिकल। देन आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे वही है रिवाइज जो मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स लाए हैं फार्मा कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आप इंप्लीमेंट कीजिए रिवाइज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑन पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो आप 6 महीने, सॉरी 250 करोड़ से ज्यादा है तो 6 महीने में इंप्लीमेंट करने होंगे। अगर आप मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो 1 साल ले लीजिए, लेकिन इंप्लीमेंट कीजिए। ऑलराइट, on par with global standards. Inspection of 162 manufacturing units by government found that there were several deficiencies. And what sort of deficiencies? पहला, raw material not being tested before use. Alright. Second, product quality not being reviewed. Absence of quality failure investigation, क्योंकि आपकी मैन पावर ही अच्छी नहीं है जो रेगुलेट करती है सब। Infrastructure deficiency to prevent cross contamination, faulty design of manufacturing and testing areas, and missed qualified professional and poor documentation. क्वालिफाइड प्रोफेशनल तो नहीं है हमारे यहाँ अधिकतर फील्ड में, क्योंकि सॉरी टू से बट आज भी हमारे यहाँ काफी सारी जॉब में जुगाड़ कल्चर चलता है। 3 इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ पे ये केस हुए हैं, गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैमरून। Only 2000 out of 10,500 drug manufacturing units at present meet the global standard, being WHO GMP certified. अब इसके बाद नासा क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है कि ये जो रॉकेट्स जो भेजे जाते हैं आगे अंतरिक्ष में, उसमें अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज कर ले तो स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी पहुंच पाएंगे। तो नासा कुड बी टेस्टिंग ए न्यूक्लियर रॉकेट इन स्पेस। तो ये आता है आपका अंडर पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, एक तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो पावर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो, और दूसरा आप जो स्पेस में हम यूज करना चाह रहे हैं this come under peaceful use of nuclear energy, not for making nuclear bomb or something. Okay, it will test a propulsion system that could one day speed astronaut on trip to Mars. अब होता है क्या है, every 26 months Mars and Earth are close enough, but even then the trip is pretty long, almost 7 to 9 months.
Now, current rocket engines rely on the combustion of fuel like hydrogen or methane with oxygen and are not efficient enough to accomplish that. But nuclear reactions generating energy from splitting of uranium atoms are much more efficient. Greater fuel efficiency could speed up journey to Mars. अब क्या ये आइडिया न्यू है? तो नहीं, इट इज नॉट ए न्यू आइडिया। पहले भी 1950-60s में ट्राई कर चुके हैं ये लोग अंडर प्रोजेक्ट रोवर एंड प्रोजेक्ट नेरवा। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे सीरीज ऑफ 23 रिएक्टर्स वर बिल्ड टेस्टेड बट नन वर एवर लॉन्च टू स्पेस। तो फिर पुराने और अब वाले में फर्क क्या है? फर्क है कि पुराना वाला जो था नेरवा, इट यूज वेपन ग्रेड यूरेनियम फॉर इट्स रिएक्टर्स, एंड ड्रैको जो अब यूज करेंगे वो यूज करेगा लेस एनरिच्ड फॉर्म ऑफ यूरेनियम। तो अब एनरिचमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब आप 2 से 3% एनरिचमेंट करते हैं ना, तो ये यूज करने लायक हो जाता है, मतलब प्रॉपर पीसफुल यूज की कैटेगरी में था। लेकिन जब आप इसको 95% से ज्यादा एनरिच कर देते हैं तो ये बन जाता है वेपन ग्रेड का यूरेनियम, ओके, जो एटम बॉम्ब वगैरह में यूज होता है। तो ये वेपन ग्रेड, और इस पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आप इस लेवल का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ईरान का जो इशू है यूएसए के साथ, इसी को लेकर है कि आप एनरिचमेंट इतनी ज्यादा नहीं करेंगे, आप 2 से 3% ही एनरिचमेंट कर सकते हैं ताकि आप उसको पीसफुल यूज के लिए, पीसफुल यूजेस में काम ले पाए बस। ठीक है, वेपन ग्रेड का एनरिचमेंट अलाउ नहीं करता है यूएसए ईरान को, उसी को लेके सारा वो जो सैंक्शन लगे हैं वो सब उसी की कहानी है। ठीक है, तो नेरवा यूज कर रहा था वेपन ग्रेड यूरेनियम, यानी कि 95% से ज्यादा एनरिचमेंट कर रहा था वो, और ड्रैका जो आप करेंगे वो यूज करेगा लेस एनरिच फॉर्म, दैट इज ये 2 से 3%। ऑलराइट, देन देखिए इस आर्टिकल को पूरा मत पढ़िए, ये इतना काम का नहीं है, लेकिन इसमें जो काम का है वो बता देता हूँ, क्योंकि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने कैसे एग्रीकल्चर मार्केट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। पहला तो आपने वीट के एक्सपोर्ट बैन कर दिए। ठीक है, शुगर के एक्सपोर्ट को आपने फ्री टू रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि शुगर फार्मर से प्रोटेस्ट किया था कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट करने दीजिए ना। एज अ फार्मर हमें प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब किसी चीज के प्राइस बढ़े। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी क्या करती है, जब उनके मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो वो और ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं कि हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये लिबर्टी विद फार्मर्स को क्यों नहीं दी जा रही? आप इस तरह के बैन क्यों लगा देते हो? ऑलराइट, तो शुगर फार्मर्स को पसंद नहीं आया था ये। उसके बाद आपने कैप भी लगा दी कि टोटल क्वांटिटी जो शिप की जा सकती है एक साल में, एक साल में आप इतनी क्वांटिटी की शुगर ही भेज सकते हो इंडिया से बाहर, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा, 2022 में इन्होंने ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। ब्रोकन राइस सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, और वो यूज करता था बायोफ्यूल बनाने में, तो हमने इसको भी प्रोहिबिट कर दिया। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली क्या किया है, वी हैव स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ ऑल नॉन पारबॉइल्ड नॉन बासमती राइस। ठीक है, ये कुछ रिग्रेसिव स्टेप्स हैं। हमें अपने एग्रीकल्चर मार्केट को थोड़ा ओपन करना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड के लिए, लेकिन हम लोग उल्टा उसको कम कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है काफी। ठीक है, इसमें भी काफी इंजरी हुई है, जैसे भी इंडिया में हुआ था। ये देखो, यूक्रेन अब तो रशिया की यूनिवर्सिटीज पे भी बमबारी कर रहा है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंडिया यूके का एफटीओ नेगोशिएशन चल रहा है। एफटीए है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने आपको सब बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे हम सीपा से एफटीए जाते हैं, फिर कम्युनिटी बनते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इंडिया हैज मैनेज टू कीप डिमांड फ्रॉम द यूके फॉर फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस बॉर्डर्स आउट ऑफ एफटीए एंड शट आउट टॉक्स ऑन कंसेशन इन डेयरी सेक्टर। यूके की डिमांड थी पहला तो डेटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, और दूसरा हमें यहाँ पे डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहिए। तो इंडिया ने दोनों पे ही अड़ा हुआ था कि हम नहीं अलाउ कर सकते, डेटा हम अलाउ नहीं कर सकते कि हम चाहते हैं लोकली स्टोरेज हो, हमारी खुद की कंट्री में हमारे लोगों का डेटा स्टोर रहे। ठीक है, और सेकंड कि हम अपना डेली सेक्टर नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मानसून की वजह से एग्रीकल्चर कई बार फेल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डेयरी सेक्टर है, ये ही लोगों के लिए एक बैकअप का काम करता है। ठीक है, तो हम उसमें ऐसी आपकी यहाँ के आने वाली बेस्ट क्वालिटी के ये ओपन नहीं कर सकते। और ये अच्छी बात है कि हमने इसको एफटीए से बाहर रखने में कामयाब हुए। एंड अभी भी कुछ कंटेंशियल इश्यू बचे हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो रूल ऑफ ओरिजिन मैं आपको समझा चुका हूँ पहले क्या होता है। ठीक है, बाकी की स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।